हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी बच्चे जो कि नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया भी है कि मेहनत करना इज गुड, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं सफलता पाने में थोड़ी तो आसानी हो ही जाती है, क्योंकि प्लानिंग जरूरी है आपके सक्सेस को सही सुगम बनाने के लिए। तो आज इस सेशन में हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कम से कम जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस 4-5 सालों में, जैसे कि एनटीए द्वारा पेपर बनाया गया है, किन टॉपिक्स को कितना तवज्जो दिया गया है, आपने देखा होगा तमाम छेड़छाड़ एनसीईआरटी के साथ भी हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। इन तमाम चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीक्वेंस बनाया जाए पढ़ने का, जिससे कि बच्चों को पता हो कि मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि वो रिवीजन के समय या पढ़ते समय उन टॉपिक्स पे थोड़ा प्रियॉरिटी दे दें, ताकि हम पहले कोई भी तैयारी हम कर रहे हैं तो पहले कुछ सर्टेन मार्क्स हम सिक्योर करना चाहते हैं अपने सीट को रिजर्व करने के लिए, कि भैया इतने मार्क्स रहेंगे, जो कि नीट 2024 से तो ये भी कहना बेकार हो गया, लेकिन फिर भी एक सर्टेन हो जाता है कि चलो इतने मार्क्स आ जा रहे हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए कि आपने नीट 2024 या 23 की तैयारी की होगी, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, और मान लीजिए कि वो नीट 2025 की प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो जरूरी है क्या कि वो फिर से उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करे जहां से पढ़ाया जाता है, या पहले उन टॉपिक्स को पेसफुली, मतलब बहुत स्पीड से कवर कर ले जहां से उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं? क्योंकि मेहनत करना जरूरी है, मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो मजा ही कुछ और है। यही मजा बताने के लिए कि कैसे मजा आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ना चालू कर दिए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ दिनों बाद, 1 महीने 2 महीने बाद जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज किसी ना किसी कोचिंग में ज्वाइन ही करेंगे। ये सत्य है एकदम, और यही सत्य है। तो ऐसा ना हो कि आप पेपर देने जाएं और आप पे हावी हो जाए पेपर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज, जब भी हम मेहनत करते हैं और उसका एक रिजल्ट मिलता है हमें अपने मन मुताबिक, तो हमें कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन वहीं से मिलता है। तो एप्रिसिएट होने के लिए जरूरी है कि हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करें जो हाई वेटेज के टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि अगर एनसीईआरटी में ही 32-33 चैप्टर अगर बायोलॉजी के हैं तो सबसे बराबर क्वेश्चन नहीं आते दोस्त, कहीं कहीं से कम, कहीं कहीं से ज्यादा भी आता है। तो हमें उन हाई वेटेज चैप्टर पे अगर थोड़ा सा कोई प्रकाश डाल दे कि सर जी थोड़ा सा बस एनालाइज कर दीजिए कि क्या सीन रहा है, पिछले 4-5 सालों में किससे कैसे पेपर आए हैं, किन बातों पे ज्यादा फोकस किया गया है, किन ट्रेंडिंग टॉपिक से ज्यादा सवाल उठाए गए। क्योंकि बायोलॉजी को ही देखें अगर हम, तो दो तरह के बायोलॉजी हैं, एक ट्रेडिशनल जो है और एक एप्लीकेशन बायोलॉजी। तो डेफिनेट सी बात है, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, धीरे धीरे एनसीईआरटी या एनटीए जो है इस पे प्रतिबंध भी लगा रहा है कि हम उन रटी रटाई चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसके लिए क्या किया कि एक नोट्स बनाया, बहुत ही रिगरस एनालिसिस की देखने के लिए। और ये एवरेज वैल्यू है कि एवरेज अगर लें 4 सालों का, 5 सालों का, तो लगभग इतने सवाल हर टॉपिक से पूछेगा। और इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 5 से 7 मिनट में आपको मैं बहुत प्रिसाइजली एक नॉलेज दे दूंगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं कॉपी पे, नोट करने के बाद अपनी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में इसे शामिल कर सकते हैं कि भैया हमें इस सीक्वेंस में पढ़ना है, इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है अगर पढ़ रहे हैं तो। जब भी हम रिवाइज स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, तो हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा मार्क्स हम पहले सिक्योर करें। चलो भैया देखते हैं। तो आपको सबसे ही पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर 6 चैप्टर हैं आपके यहाँ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें से फ्लक्चुएशन होते रहे नंबर के, ऐसा नहीं है कि हम 14 लिख दिए 18 लिख दिए, नहीं। कभी कभी हो सकता हो 12 भी पूछे गए हैं, कभी कभी हो सकता हो 22 भी पूछे गए हो। लेकिन एक एवरेज वैल्यू अगर हम ले तो लगभग 14 से 18 क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो कि एक मेजर पार्ट है। 18 क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन बोलते हैं हम, यानी 1/5 पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है। तो 1/5 नहीं, लेकिन 1/6 का वेटेज तो रखता ही है आपके यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। और इससे क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पहले जान जाते हैं और जब हम अपने बारे में जानने लगते हैं, तो हमें औरों के बारे में जानना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे हाई वेटेज टॉपिक है आपका। फिर हम बात करें सर दूसरा क्या है, दूसरा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बॉटनी में पढ़ते हैं आप, कुछ पार्ट इसके जैसे बायोमॉलिक्यूल हो गया जूलॉजी में, कहीं बॉटनी में भी पढ़ते हैं आप। लेकिन इसमें 3 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और बायोमॉलिक्यूल जैव अणु। अगर इसको देखा जाए कि साइटोलॉजी से सर कितने क्वेश्चन आए, तो एवरेज कभी 6 भी आया है, कभी 12 भी आया है। जैसे 2023 का पेपर देख लीजिए, तो ऐसे देखें अगर हम, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
10 से 12 क्वेश्चन एवरेज है, एवरेज वैल्यू है 4 से 5 साल के पेपर में, यानी कम से कम आप देखिए तो 12 12 15 12 27 क्वेश्चन यानी आपके 2 यूनिट से निकल जाते हैं। आगे देखें भैया, तो आगे हमारा आता है जेनेटिक्स, जिससे बच्चों को डर भी बहुत लगता है, जिसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें चूंकि न्यूमेरिकल कुछ सवाल आते हैं इसलिए बच्चों को डरावना सा लगता है, लेकिन अगर एवरेज वैल्यू निकालें कि भैया जेनेटिक्स से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो पहले के दिनों में तो बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो मतलब पेपर अनायास से आ जाता था, लेकिन एक एवरेज वैल्यू ले लें हम तो 8 से 10 सवाल पूछे ही जाते हैं जेनेटिक्स वाले पार्ट से। फिर हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर निकाल दिया गया, जिसमें रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया और प्लांट ग्रोथ हो गया। इसको अगर मिला के देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ एक एवरेज डाटा है, रिफाइंड डाटा है, यानी इसी के आसपास लाई करेगा आपका सवाल नंबर, कितने नंबर से इतना नंबर के इतने नंबर इतने क्वेश्चन सवाल आएंगे इसमें से। फिर हमारे पास प्रायोरिटी का है इकोलॉजी। इकोलॉजी को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इकोलॉजी एक ट्रेडिशनल बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, अब एक एप्लीकेशन बायोलॉजी का पार्ट है। इन्वायरमेंट से लगभग गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है, तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। 3 चैप्टर है आपके, एक चैप्टर हुआ करता था पॉपुलेशन का, पॉल्यूशन का, उसको हटा दिया गया, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इससे 6 से 8 क्वेश्चन इकोलॉजी वाले पार्ट से आपको कवर किए जाते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी, लगभग इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की प्रायोरिटी लगभग सेम ही है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है इसलिए हाई प्रायोरिटी के बेसिस पे हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां से 6 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं और लगभग पेट क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा भी होगा और डर भी लगता है आपको, तो ये हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज है इनका। फिर हम चलें थोड़ा सा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, इसमें 2 चैप्टर आपके आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं आप तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है लिटरली। यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, 1-2 क्वेश्चन आपके कभी कभी भूले बिसरे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी आ जाते हैं। तो इन प्रायोरिटीज, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है। फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी क्लास 12th में जाए तो पहला यूनिट पड़ता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन 3 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एकदम पेट सवाल होते हैं कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, और लगभग 7 से 10 क्वेश्चन, वेरिएबल है, वेरिएशन ज्यादा है यहाँ पे, देखिएगा वेरिएशन ज्यादा है यहाँ पे, तो एक हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है और लगभग सबको तैयार भी होता है, सबका टॉपिक भी तैयार होता है और लगभग क्वेश्चन भी पेट है कि किस दायरे से पूछे जाते हैं हमसे। लेकिन ये हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आपके होना चाहिए कि नहीं, इसके छोड़ को नहीं, इसे छोड़ के हमें नहीं जाना है। फिर है आपके यहाँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम ज्यादा लेते हैं और हम चाह के भी उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि नहीं हमें याद ही है, तो इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, आपको सताता रहता है 3 से 4 क्वेश्चन। फिर हम चलेंगे तो इवोल्यूशन आ जाएगा, इवोल्यूशन से भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। या अगर हम देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, अभी कॉकरोच भैया और फ्रॉग भैया हैं, ठीक है, टिश्यू तो हटा ही दिया गया लगभग, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ऐसे देखिएगा तो आपको अब खुद अंदाजा लगने लगा होगा कि कौन से यूनिट्स जो हैं आप वो आपको पहले कवर करने होंगे। यानी उंगली पे काउंट करें अगर हम, बहुत मेजर पार्ट की 70 से 80% पार्ट क्या कवर करता है, तो भैया ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लगभग 60 से 70% हिस्सा आपका कवर हो जाता है इन 4 टॉपिक से, 4-5 यूनिट से बायोलॉजी के। अब सोचिए बाकी के यूनिट्स तो हैं, लेकिन पहले अगर हम इन्हें कवर कर लें तो हमारा 60-70% जो बायोलॉजी का प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके हम इस पे फोकस कर सकते हैं, इन चैप्टर्स पे। छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम अपने तैयारी के समय प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किसे हम कम समय में ज्यादा नंबर कहां से पा सकते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, और हम ऐसे ऐसे चीजों के एनालिसिस करके आपके लिए जरूर लाते रहेंगे जो आपके नीट 2025 के प्रिपरेशन के जर्नी को आसान बनाता रहेगा। तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद।